हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार, आपका मेंटर। और आज के सेशन में हम लोग मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं, राइट। तो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? देखो, जब कभी भी किसी एक कैरेक्टर को एट ए टाइम हम लोग स्टडी करें और उसी के इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में बात करें तो मोनोहाइब्रिड है। जैसे मान लो हम लोग प्लांट के हाइट केवल लेते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग केवल हाइट के टॉल एंड ड्वार्फ के बारे में ही बात करें तो इट इज अ मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, राइट। तो ये इनहेरिटेंस आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है। तो आप देखो, यहाँ पे एक प्योर टॉल प्लांट को लिया गया और प्योर ड्वार्फ से हमने क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में हमें टॉल मिला, राइट। और बाद में जब इसे हमें F2 जनरेशन में हमने सेल्फ कराया तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? वी आर गोइंग टू गेट फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ 1:2:1। फिनोटाइपिक क्लास 2 है, दिस इज द क्लास नंबर 1, दिस इज द क्लास नंबर 2। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग काउंट करें तो जीनोटाइपिक क्लास जो है दैट इज नंबर 3। ओके, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस के आधार पे मेंडल साहब ने लॉज ऑफ डोमिनेंस एंड लॉज ऑफ सेग्रीगेशन को प्रपोज किया था, है ना। और फिर से यहाँ पे रिकैप कर लें, लॉज ऑफ डोमिनेंस क्या था? F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाए उसे हम लोग डोमिनेंट कहते हैं, जो सप्रेस रहे उसको हम लोग रिसेसिव कहते हैं। सेग्रीगेशन क्या था कि गैमेटोजेनेसिस के दरमियान या गैमेट्स फॉर्मेशन के दरमियान जितने भी अलील होते हैं वे आधे बट के गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जब वो साथ में रहते हैं तो दोनों ही अलील एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं करते हैं, और इसको हम लोग प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, है ना। ये सारी बात हम लोग मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में जानते हैं। ओके, चलो एक काम करते हैं, स्टडी करते हैं डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। तो डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि व्हेन इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ टू कैरेक्टर्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली, एक ही साथ ये दो इनहेरिटेंस पैटर्न, दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं ना, तो उसको हम लोग डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेंटल जनरेशन में दो कैरेक्टर को लेंगे, ओके, और दोनों ही कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को आपस में हम लोग क्रॉस कराएंगे। फॉर इंस्टेंस, मैंने मान लो एक प्लांट ले लिया, लेट इट बी से टॉल, और एक उसके दूसरे एक फ्लावर कलर को ले लिया, लेट इट बी रेड। ओके, तो यदि हम लोग एक टॉल रेड को डॉर्फ वाइट से यदि हम लोग क्रॉस करा देंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ कंप्लीट एन एग्जाम्पल ऑफ द पैरेंटल जनरेशंस। ओके, और ये डायहाइब्रिड का टिपिकल एग्जाम्पल है। ओके, जैसे आप यहाँ क्रॉस में देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है? यहाँ पे हमने लिया है येलो राउंड। ओके, सो यू कैन सी देयर दिस इज द येलो राउंड, ये प्योर लिया, और ग्रीन रिंकल। ओके, इसको हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा? F1 जनरेशन में हमें ऑल येलो राउंड मिलेगा। ओके, बिकॉज येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू गेट येलो राउंड। ओके, और जब इस प्लांट को हम लोग सेल्फ कराते हैं तो हमें कुछ गैमेट्स मिलते हैं, उसको जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो 9:3:1 का हमें रेशियो मिलता है। ओके, इसमें 9 कौन से होते हैं? येलो राउंड होते हैं, 1 ग्रीन राउंड, 1 येलो रिंकल एंड 1 ग्रीन रिंकल। ओके, इसको सीखने के लिए सबसे पहले ये जो इनहेरिटेंस हुआ उसमें हमारा मेन ऑब्जर्वेशन क्या है, पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ओके, तो देखो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि F1 जनरेशन में हमें केवल और केवल येलो और राउंड सीड्स मिले, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा क्या है, जब हम F1 प्लांट्स को सेल्फ करते हैं तो 4 तरह के प्लांट्स हमें मिलते हैं। कौन कौन से? तो पहला तो है येलो राउंड, दूसरा है येलो रिंकल, तीसरा है ग्रीन राउंड, चौथा है ग्रीन रिंकल। ओके, और इनका रेशियो क्या है? 9:3:1। ओके, और इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? डायहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। ओके, एक बात और हम लोग यहां पे देखेंगे कि एक्सप्रेशन ऑफ येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल ट्रेट्स वो अपने पैरेंटल कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं। यानी 9:3:1 में 9 जो है वो एक डोमिनेंट पैरेंटल वाले को शो कर रहा था, और 1 जो है वो रिसेसिव पैरेंटल को ओरिजिनल शो कर रहा था। ओके, सो बोथ वे द पैरेंटल क्लास, राइट। ग्रीन राउंड एंड येलो रिंकल टाइप ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन, या ये एक रिकॉम्बिनेंट है। यहां पे तो एक नया कॉम्बिनेशन भी बन रहा है जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। ओके, और रिकॉम्बिनेंट कौन सा है? दैट इज येलो रिंकल
okay, and green round. So these are the two recombinants that we are produced. These are our observations. Okay. इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे मेंडल साहब ने क्या कंक्लूड किया? उन्होंने ये कंक्लूड किया कि F2 जनरेशन प्लांट प्रोड्यूस 2 न्यू फिनोटाइप्स. ओके, तो एक तरह से हम लोग देखें कि इनहेरिटेंस ऑफ सीड कोट कलर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ शेप ऑफ सीड, है ना. ऐसा तो नहीं था कि शेप ऑफ सीड के कारण सीड कलर जो है उसका इनहेरिटेंस इंफ्लुएंस हुई. ओके, सिमिलरली येलो रिंकल और ग्रीन राउंड ऑफ सीड्स वो भी हमें मिले. तो ये ऑब्जर्वेशन के कारण मेंडल साहब ने लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रपोज किया. यानी एक अलील दूसरे अलील से मिलने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और वो किसी दूसरे अलील से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बल्कि ऑल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. ओके, सो जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यदि हम लोग आज उसको मियोसिस के दरमियान उसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? तो एनाफेज 1 में होता है. ओके, क्योंकि आप देखो क्या होती है, यदि हम लोग आप प्रोफेज 1 में देखो, प्रोफेज 1 में पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एक मेटाफेज में, मेटाफेज 1 में हम क्या देखेंगे कि सारा का सारा क्रोमोसोम सेंटर पे लगा हुआ है और ये जो काइज़मा है वो टर्मिनलाइज पोर्शंस पे कुछ इस तरह से ऐसे लगे हुए. ओके, तो इनका सेग्रीगेशन कब होता है? ये जब अलग होंगे यानी डिसजंक्शन होगा तो सेग्रीगेशन होगा, है ना. तो एनाफेज 1 में वो क्या होता है? वो डिसजंक करते हैं. जैसे ही वो डिसजंक करते हैं तो दैट इज द स्टेज वेयर सेग्रीगेशन हैपेंस. ओके, सो सेग्रीगेशन इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग द एनाफेज 1. Right? So what was the explanation? The explanation is simple, that these allelic combination give rise to 2 recombinants. Okay, और जो जीनोटाइप, जो डोमिनेंट जीनोटाइप है, यदि हम लोग इसको जीनोटाइप के रूप में देखें तो कैपिटल Y एंड RR, दे आर गोइंग टू गिव F1 जनरेशन कैपिटल Y स्मॉल i कैपिटल R स्मॉल r. और इसको जब हम लोग सेल्फिंग करेंगे तो ये 4 तरह के हमें गैमेट्स मिलेंगे. ओके, सो ये चारों गैमेट्स जो है जो हमें मिलते हैं वो बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शंस में मिलते हैं. और जब इसको हम लोग पनेट स्क्वायर में जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो वी विल गेट दिस रिजल्ट्स. यू कैन सी देयर, ये पनेट स्क्वायर्स में हम लोग डाल दें और इसकी पूरी जो जीनोटाइप है इसको यदि हम लोग एनालाइज करें तो हमें क्या मिलेगा कि होमोजाइगस येलो एंड होमोजाइगस राउंड ऐसा 1 मिल रहा है, होमोजाइगस येलो एंड हेट्रोजाइगस राउंड ऐसा 2 मिल रहा है, और जो दोनों ही जीन के हेट्रोजाइगस हैं वो कौन सा मिल रहा है? वो 4 मिल रहा है. ओके, तो यदि आप इसको पूरा देखोगे तो ये हमारा कंप्लीट एक जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा. ओके, तो हमने क्या देखेंगे कि फिनोटिपिक रेशियो तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले देखा था. What was the phenotypic ratio? The phenotypic ratio was 9331. Okay. So what was the genotypic ratio? Genotypic ratio is 1:2:4, 1:1:1. याद रखना आसान है. 1:2:4 ये 9 के लिए आप लिख सकते हो, 1:2:3 के लिए लिख सकते हो, फिर 1:2:3 के लिए लिख सकते हो, या 1 हो सकता है. ओके, यहाँ पे भी आप देखो. So this is actually 9. Okay. So this is 3. Again this is 3 and this is 1. So we can memorize like this, right? Number of phenotypic class कितने? 4 हैं. तो वो phenotypic class कौन कौन से थे? तो हमें मालूम है phenotypic class हमारा येलो राउंड था. ओके, and second was the parental combination what we call green wrinkle, ये 2 था और हमें 2 रिकॉम्बिनेंट्स मिले थे. तो ऑल कुल मिला के हमें 4 फिनोटिपिक क्लास मिले थे. लेकिन यदि हम लोग जीनोटिपिक क्लास बोलें तो वो जीनोटिपिक क्लास 9 थे जो आप यहाँ पे देख रहे हो. सो दीज आर द 1 2 3 4. ओके, तो इस तरह से 9 जीनोटिपिक क्लास हम यहाँ पे देखते हैं. सो हमारी लर्निंग है कि टिपिकल मेंडेलियन फिनोटिपिक रेशियो इज 9331, जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:4, 1:1:1.
phenotypic class 4, genotypic class 9, right? So this is all as far as the Mendelian dihybrid inheritance is concerned. चलो एक चीज और सीखते हैं, ये बैक एंड टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बैक क्रॉस देखते हैं। तो देखो बैक क्रॉस का मतलब क्या है, द क्रॉस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव जनरेशन। यदि हम लोग F1 F2 करें या पेरेंटल क्लास F1 करें या F3 F4 करें, ये सबको हम लोग बैक क्रॉस बोलेंगे। तो कोई भी दो सक्सेसिव जनरेशन के बीच में क्रॉस कराया जाए उसको हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं, ओके। लेकिन एक चीज और देखो, यदि F1 इंडिविजुअल को हम लोग डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करा देना तो उसको आउट क्रॉस बोलते हैं। माइंड इट, डोमिनेंट पेरेंट F1 व्हेन क्रॉस विद द डोमिनेंट पेरेंट विल कॉल आउट क्रॉस। लेकिन वही रिसेसिव पेरेंट होगा तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, ओके। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि हम लोग F1 को हम लोग ना रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, ओके। और टेस्ट क्रॉस का एडवांटेज क्या है, टेस्ट क्रॉस हम लोग करते हैं F1 के जीनोटाइप को जानने के लिए, ओके। यदि F1 का जीनोटाइप हेट्रोजाइगोस है, राइट, तो हमें 1:1 का रेशियो मिलता है। यदि हेट्रोजाइगोस नहीं है तो हमें 1:1 का रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो नहीं मिलेगा। तो जब भी हमें 1:1 के फिनोटिपिक रेशियो मिले तो हम कह सकते हैं कि F1 जो है ना वो हेट्रोजाइगोस है, ओके। तो चलो थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं ये डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कैसा होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप देखो यहाँ पे हमने एक डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराया, राइट। सो दिस इज द टिपिकल F1, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल i, और इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर दिया। तो ये देखो ये तो 4 गैमेट बनेंगे, लेकिन ये तो एक ही तरह का गैमेट बनाएगा, और इसको हम लोग क्रॉस करें तो ऐसा मिलेगा। दैट मीन्स राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू गेट अ रेशियो ऑफ 1:1:1:1:1, और ये फिनोटिपिक रेशियो भी है और ये जीनोटिपिक रेशियो भी है। तो जब भी सेम जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो मिले और 1 के वेरिएशन में मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम अ टेस्ट क्रॉस। जब भी टेस्ट क्रॉस हो रहा है इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ऑपरेटिंग। सो प्लीज रिमेंबर, व्हेन द टेस्ट क्रॉस इज हैपनिंग वी हैव टू से दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज डेफिनेटली ऑपरेटिंग, एंड दिस इज द थिंग what we will be utilizing during the concept of linkage और gene mapping के समय में, right? So let's talk about some reciprocal process, that what exactly is a reciprocal process. देखो मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया, उन्होंने हाइट कैरेक्टर को देखा, लेकिन उसमें उन्होंने सेक्स का ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब, जैसे मान लो मेल टॉल प्लांट, फीमेल डॉर्फ प्लांट, ओके। लेकिन इसको उलट देते हैं, फीमेल टॉल प्लांट एंड मेल डॉर्फ प्लांट। तो जब ऐसा हम लोग क्रॉस करें ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं, ओके। अच्छी बात यह है कि मेंडेलियन थ्योरी में रेसिप्रोकल क्रॉस के एक सेम ही रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग मेल टॉल प्लांट से फीमेल डॉर्फ को क्रॉस किया और दूसरे केस में हम लोगों ने डॉर्फ टॉल प्लांट लिया एंड टॉल फीमेल प्लांट लिया, तो दोनों ही के केस में हमें F1 में टॉल ही मिलता है, ओके। सो दैट इज द थिंग। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द रेसिप्रोकल क्रॉसेस, ओके। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमने क्या देखा, ये फीमेल मेल ऑल टॉल है ना। इसको अब हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग मेल ले आते हैं एंड दिस इज द फीमेल। इवन इफ वी आर गोइंग टू गेट टॉल ओनली, ओके। सो दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट वी कॉल द रेसिप्रोकल क्रॉसेस, ओके। एक बात ध्यान देना, यदि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो तो रेसिप्रोकल क्रॉस फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो साइटोप्लाज्म के द्वारा कैरी किए जाते हैं, ओके। जैसे साइटोप्लाज्म में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर डीएनए होता है, तो उसके द्वारा जो इनहेरिटेंस पैटर्न किया जाए वहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉसेस फेल करता है। सो रेसिप्रोकल क्रॉसेस आर वैलिड ओनली फॉर दोज कैरेक्टर्स दैट इज एक्चुअली बीइंग इनहेरिटेड थ्रू द जीन्स ओनली, ओके, राइट। चलो कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, बिकॉज यू सी नीट में ऑलवेज जेनेटिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ओके।
एंड कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। तो देखो पहला सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गैमेट्स जो है, जो एक जीनोटाइप दिया हुआ है उसमें हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैमेट्स ये कितना बनाएगा। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखो ना, तो आपको केवल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स कैलकुलेट करना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं, तो आप देखोगे हेट्रोजाइगोट्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ओके, तो इसका क्या है, नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर्म विल बी 2 टू द पावर n, राइट। n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स है ना। तो यहाँ पे क्या था, 3 था, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। सो करेक्ट आंसर इज द 8, ठीक है ना। सो ऑलवेज यू हैव टू फिगर इट आउट द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, राइट। चलो एक सवाल और देखते हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गैमेट्स विथ ऑल डोमिनेंट जीन फॉर अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप दिस। ओके, दैट मीन्स ये वैसे गैमेट की तलाश कर रहा है जिसमें ये कॉम्बिनेशन हो, x कैपिटल Y एंड कैपिटल Z, ये वाला। ओके, तो यदि इस पूरे कॉम्बिनेशंस को हम लोग देखें तो इसमें तो एक ही हो सकता है पूरे गैमेट्स में। ओके, और इसमें गैमेट्स कितने बनेंगे, तो अगेन यहाँ पे हेट्रोजाइगोट्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो हेट्रोजाइगोट्स में कितना है, ये 1 है, ये 2 है, दैट मीन्स टोटल गैमेट्स में कितने बनेंगे 4। तो 4 में से एक गैमेट ऐसा होगा तो फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। सो फ्रैक्शन विल बी 1/2 टू द पावर n। सो करेक्ट आंसर इज 1/4। ओके, इस तरह के सवाल आते हैं, राइट। चलो कुछ और सवाल देखते हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गैमेट फॉर्म विथ ऑल रिसेसिव जीन। देखो ये क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज देखनी है, ये कंप्लीट रिसेसिव जीन ढूंढ रहा है, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट स्मॉल x, स्मॉल y एंड स्मॉल z। अनफॉर्चुनेटली स्मॉल y है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैपिटल y है। ओके, तो ये जो फ्रैक्शंस के ऑल रिसेसिव जीन की बात कर रहा है ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर इज 0। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल y इस पूरे कॉम्बिनेशन में है ही नहीं, राइट। ओके, चलो एक और देखते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ F2 फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस दिस विथ दिस। It is talking about F2 phenotype cross, right? And it is a typical tetrahybrid we can say, क्योंकि 1 2 3 4 जीन है और यहाँ पे भी 4 दिख रहा है। ओके, तो देखो ऑलवेज याद रखो कि द नंबर ऑफ फिनोटिपिक क्लास ऑलवेज होता है वो 2 टू द पावर n होता है, वेर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स इन द F1 होता है। ओके, जैसे इसको आप ऐसे याद रखो कि आप याद करो जब हमने टिपिकल डायहाइब्रिड पढ़ा था, तो एक इस केस में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था यहाँ पे हमें फिनोटिपिक रेशियो में क्या मिल रहा था, 9 3 3 1 मिल रहा था, यानी ऑल टुगेदर फिनोटिपिक क्लास कितने थे, 4। ये 4 नंबर कैसे आया, तो ये देखो हेट्रोजाइगोट्स 1 है, ये 2 है, सो 2 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, राइट। सिमिलरली यहाँ पे यदि इन दोनों को हम लोग क्रॉस करेंगे तो हमें हेट्रोजाइगोट्स क्या मिलेगा, हमें हेट्रोजाइगोट्स ये मिलेगा, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल D स्मॉल d, राइट, यानी 4 है। तो यदि हम लोग 2 टू द पावर 4 करें तो ऑल टुगेदर 16 फिनोटाइपिक क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। यहीं पे एक चीज़ और बता दूं कि नंबर ऑफ जीनोटाइपिक क्लास जो होता है ना, नंबर ऑफ जीनोटाइपिक क्लास इज इक्वल टू 3 टू द पावर n होता है। ओके, जैसे इस केस में हमें जीनोटाइपिक क्लास कितने मिल रहे थे, 9, राइट। तो 9 कैसे आया, तो 3 नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं, 2। ओके, राइट, है ना। सो वी कैन राइट डाउन दैट फॉर F2 फिनोटाइपिक क्लास 2 टू द पावर n एंड F2 जीनोटाइपिक क्लास 3 टू द पावर n, राइट। चलो, this is the question which I was referring. What is the maximum possible number of cross for a plant having genotypic constitutions is given, then how you will calculate. Okay, तो देखो यहाँ कैलकुलेट करने के लिए अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द हेट्रोजाइगोट्स। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगोट्स की संख्या 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है। ओके, तो क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल क्रॉस हम लोग क्या बोलते हैं, 2 टू द पावर n1 एंड 2 टू द पावर n2, राइट।
तो n1 के लिए हम लोग क्या वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, n1 के लिए यहाँ पे वैल्यू हो गई 2 और n2 के लिए वैल्यू क्या होगी 3, है ना। तो 2 to the power 2 into 2 to the power 3 that is equal to 32. So the correct answer for this particular question is 32. Got it? Right. चलो एक और सवाल देखते हैं. When a fruit fly of genotype capital A small a, capital B small b, capital C small c is mated to another fly of identical genotype, what proportion of the progeny flies will be? Capital A, capital B, small b, capital C, little c. Okay. Now you see what this question is telling. This question is telling that there is going to have, let it be say selfing of this. तो सेल्फिंग से ये जीन, ये जो जीनोटाइप है, इसके कितने प्रोपोर्शंस बनेंगे. ओके तो देखो इसको बनाने का क्या तरीका है. इसको बनाने का ये तरीका है कि हम इंडिविजुअल जीन के सेग्रीगेशंस के बारे में बात करेंगे. फॉर इंस्टेंस जैसे मान लो हम बात करते हैं कि इसमें हमें, इस क्रॉस में हमें ए वाले कितने प्रोपोर्शंस हैं. ओके तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. इसके लिए मुझे ये जो टोटल क्रॉस है इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इस क्रॉस को स्टडी करना पड़ेगा. राइट. और यदि हम इस क्रॉस को स्टडी करें तो डैट मीन्स यदि हम ये स्टडी करें तो हमें क्या मिलेगा. हमें मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए. ओके और हमें चाहिए क्या था, दिस वन. तो इसका प्रोपोर्शन यहाँ पे क्या होगा, 1/4 होगा ना. चूँकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ तो एक ही है, ऑल टुगेदर 4 है. ठीक है ना. सिमिलरली बी के केस में हमें क्या चाहिए, ये स्मॉल बी बोल रहे हैं. तो फिर से हम वहाँ पे इसके लिए भी हम मान लो हम वैसे ही क्रॉस करें. इसके लिए हम क्या करेंगे, बी इंटू बी. यहाँ पे भी हमें वही मिलेगा. और स्मॉल बी और हमें ये वाला चाहिए था तो इसके लिए भी प्रोपोर्शन क्या होंगे, 1/4 ही होगा. ओके और तीसरा क्या बोल रहा है, दिस. ओके तो इस सी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लेट मी ड्रॉ ओवर हियर कि ये वाली क्रॉस स्टडी करेंगे. ओके तो हमें क्या मिलेगा, ओके और हमें चाहिए क्या था, दिस वन. तो ये कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं. सो इट विल बी 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2. ओके तो कंप्लीट फ्रैक्शंस हमें निकालना होगा तो क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/2 दैट इज 1/32. सो द टोटल फ्रैक्शन इज ऑफ 1/2. राइट. सो टोटल 32 गैमेट्स यदि बनते हैं तो उसमें से एक जो है वो ऐसा रहेगा. ओके so this is the problem, these are the types of problem that is being asked in Mendelian theory. I hope कि ये जो हमने illustrative problem डिस्कस किया है सभी को समझ में आया होगा. ओके नॉर्मली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ये सारे सवाल रहते हैं. और अभी जो illustrative problem हम लोग ने डिस्कस किया, यदि आप इसके इर्द गिर्द यदि आप स्टडी करते हो या आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, आई डोंट थिंक कि इसके बियॉन्ड एनी हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम मेंडेलियन थ्योरी ये आएगा. हाँ इससे रिलेटेड लिंकेज के भी क्वेश्चंस होते हैं. जब लिंकेज का चैप्टर आएगा फिर वहाँ पे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल. राइट.